अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण, जिसका टॉपिक है काल। इससे पहले के पार्ट में हमने काल का प्रश्न देखा था और उसके संक्षिप्त में उसका विवरण सुना था। आज हम काल विस्तार से पढ़ेंगे। काल किसी काम के करने या होने के समय का बोध कराने वाले शब्दों को काल कहा जाता है। जैसे वह खेल रहा है, वह खेल रहा था, वह खेलेगा। इन वाक्यों में जो भी काम है खेलना, वो काम कब हो रहा है उसके बारे में बताने वाले शब्द हैं रहा है, रहा था, खेलेगा। यानी कि किसी काम के करने या होने के समय का बोध कराने वाले शब्द, जो समय का बोध करा रहे कि वो काम किस समय पर हो रहा है। जैसे यहाँ पर वह खेल रहा है, यानी खेलने का जो काम है वो अभी के समय में हो रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है। दूसरे वाक्य में वह खेल रहा था, यानी बीते हुए समय में वह खेल रहा था, खेलने का कार्य बीते हुए समय में हो रहा था। और यहाँ पर वह खेलेगा, तो यहाँ पर क्या है, वो आने वाले समय में खेलेगा। तो इन शब्दों से हमें ये ज्ञात होता है कि ये काम कब हो रहे हैं, तो इन्हीं शब्दों को काल कहा जाता है। काल को 3 रूपों में विभाजित किया गया है: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि काल यहाँ पे एक ही वाक्य है, वह खेल रहा है, वह खेल रहा था, वह खेलेगा, तो यही उसके उदाहरण है। वह खेल रहा है यानी ये वर्तमान काल है, वह खेल रहा था यानी ये भूतकाल है, वह खेलेगा यानी ये भविष्यकाल है। भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य पूरा हो चुका है उसको भूतकाल कहते हैं। यानी काम जो है वो बीते हुए समय में किया गया है, वो समय बीत चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे बारिश हो चुकी है, अब इसमें है जो वाक्य लिखा है, जब इसको हम परिवर्तित करेंगे तो है कट जाएगा, उसकी जगह पे आएगा बारिश हो रही थी, तो थी लगाने पे ये भूतकाल हो जाएगा। उसी तरह से अगला वाक्य अगर हम देखें, मैंने पढ़ाई की है, अब इसको भूतकाल है यानी बीते हुए समय में अगर इस वाक्य को बोलेंगे तो मैंने पढ़ाई की थी। अगला है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य चल रहा है उसको वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बारिश हो रही है, यानी यहाँ पर काल जो है, जो क्रिया है वो वर्तमान समय में यानी समय में, अभी के समय में वो काम हो रहा है, तो हो रही है आ रहा है यानी कि ये वर्तमान है। और भूतकाल में थी आता है, था, थी, थे, तो ये भूतकाल हुआ। अगला है भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में होगा, यानी कि जो आने वाला समय है, दूसरे दिन आने वाले समय में कार्य किया जाएगा, उसे भविष्यकाल कहा जाता है। जैसे आज बारिश होगी, अब यहाँ पर होगी आ गया यानी ये भविष्यकाल है। भविष्यकाल के वाक्यों में गा, गी आदि क्रिया शब्द आते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, जैसे मैं खाऊंगा, मैं पढ़ूंगी, मैं हंसूंगी, तो ऐसे जो भी शब्द में आ रहे हैं वो भविष्यकाल हैं। संक्षेप में अगर हम देखें तो जो समय बीत गया है वो भूतकाल, जो समय चल रहा है वर्तमान काल, जो समय आएगा वो भविष्यकाल। भूतकाल के वाक्यों के अंत में था, थी, थे आएगा, वर्तमान काल के वाक्य के अंत में है आएगा, और भविष्यकाल के अंत में गा, गी, गे आदि आएंगे। तो इस तरह से हमने काल पढ़ा। व्याकरण का टॉपिक था काल, उसका हमने अध्ययन किया है, और उसका जो प्रश्न हमने देखा था उस उलझन पाठ में, उस प्रश्न को अब आसानी से हम हल कर सकते हैं, यानी काल परिवर्तन कर सकते हैं। जो भी क्रिया जिस समय पर होती है वो काल कहलाती है। काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। भूतकाल बीता हुआ समय, वर्तमान काल जो समय चल रहा है, और भविष्यकाल जो समय आएगा।
अब हम लोग भारत जो कविता हमने पढ़ी थी उसको हम दोबारा यहाँ पर रीडिंग करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ रीडिंग करेंगे भारत कविता। ये कविता इस तरह से हमारी टेक्स्ट बुक में दिया गया। अब हम इसकी रीडिंग करेंगे। भारत। जग में सुंदर विशाल अनुपम एक अजूबा, भारत जैसा देश नहीं है इस दुनिया में दूजा। सुबह सुनहरी किरणें आकर खिड़की खोल जगाती, मुंडेर पर कोयल चुनमुन राग प्रभाती गाती। काम काज में जुटा हुआ है देखो देश समूचा, भारत जैसा देश नहीं है इस दुनिया में दूजा। सच्चे मन से गले लगाकर हम है प्रेम जताते, लेकिन जो भी आँख दिखाता उसको सबक सिखाते। प्रगति पथ पर बढ़ते करते श्रम की पूजा, भारत जैसा देश नहीं है इस दुनिया में दूजा। इस कविता के कवि हैं डॉक्टर मधुसूदन साहा। अब इस कविता का भावार्थ भी हम देख लेते हैं, यानी कि इसका सरल अर्थ भी हम देख लेते हैं कि इस कविता में कवि हमको क्या बताना चाह रहे हैं। इस कविता में भारत जो हमारी कविता है, इसमें कवि हमको बताना चाह रहे हैं जो हमारा देश है, भारतवर्ष जो है, उसकी महिमा बता रहे हैं कि जग यानी विश्व में, पूरे संसार में सबसे सुंदर, सबसे विशाल यानी बड़ा, अनुपम अजूबा है। भारत जैसा कोई भी देश इस दुनिया में दूसरा नहीं है। सुबह सुनहरी किरणें यानी सुबह की जो सूरज की किरणें होती हैं वो खिड़की खोल कर आती है और हमको जगाती, यानी सूरज की किरणों से हम जागते हैं। और मुंडेर पर यानी छत पर जो कोयल होती है, चिड़ियाँ होती हैं, वो चुनमुन राग प्रभाती गाती हैं। प्रभाती यानी सुबह और राग यानी गीत, तो सुबह का गीत गाती हैं। काम काज में जुटा हुआ है देखो देश समूचा, भारत जैसा देश नहीं है इस दुनिया में दूजा। और सभी लोग अपने अपने काम काज में जुटे हुए हैं, कोई भी फजूल में फालतू में नहीं बैठा हुआ है। ये हमारे ही देश की विशेषता है कि इस देश में सभी लोग अपने अपने काम में जुटे और अपने अपने काम को अच्छे से करने का प्रयास कर रहे हैं। सच्चे मन से गले लगाकर हम है प्रेम जताते, लेकिन जो भी आँख दिखाता उसको सबक सिखाते। और जो भी हमें हमारे पास सच्चे मन से आता है, हम उसको सच्चे मन से गले लगाते हैं, प्रेम भाव व्यक्त करते हैं। और जो हमें आँख दिखाता है यानी हम पर बुरी नज़र डालता है, हमको तकलीफ़ देता है, तो उसको हमें सबक सिखाना भी आता है। प्रगति पथ पर बढ़ते करते श्रम की पूजा, भारत जैसा देश नहीं है इस दुनिया में दूजा। और प्रगति यानी सफलता के पथ पर आगे बढ़ते हैं और श्रम को यानी मेहनत को ही पूजा मानते हैं। इसके लिए भारत जैसा देश दूसरा पूरी दुनिया में नहीं है। तो इस तरह से हमने कविता का अध्ययन किया, उसकी व्याख्या सुनी। अगला पार्ट जो था मुझे पहचानो, इसमें हमने अलग अलग प्रकार की आकृतियों के बारे में देखा था, आकृतियाँ देखी थी। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ अलग अलग आकृतियों के बारे में, यानी कि त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार, शंकु आकार, षटभुजाकार, बेलनाकार, ये सारे आकार हमने पढ़े थे। तो ये जो चैप्टर है ये आपका होमवर्क है, इसमें चित्र बने हुए हैं। इन चित्रों को आपको देखना है और उसके बाद में इन चित्रों के आकार आपको लिखने हैं कि ये कौन से आकार के हैं। आपके टेक्स्ट बुक में भी है ये चित्र। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको काल व्याकरण समझ में आया होगा और उसके साथ साथ भारत कविता की हमने अच्छे से वाचन भी कर लिया और आपको होमवर्क भी आसानी से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।